Hello everyone, welcome back to my channel विधि की पाठशाला and once again myself डॉक्टर वत्सला शर्मा here। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने जूरिस्टिक पर्सनैलिटी वाले टॉपिक से लिया है। जूरिस्टिक पर्सन कौन होते हैं? देखिए सिंपली यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज़ अ पर्सन, तो आप कहेंगे कि हम सभी ह्यूमन बीइंग, हम सभी पर्सन हैं। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ अदर ऐसी जो कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, बट जिनको कि सर्टेन पर्पस के लिए, सर्टेन बातों के लिए, जिन्हें जब लॉ एज ए पर्सन मान लेती है तो वो भी पर्सन कहलाते हैं। बट अंतर ये होता है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं बट जिन्हें लॉ ने पर्सन मान लिया है वो जूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन कहलाते हैं, जिन्हें कि लॉ के थ्रू ह्यूमन बीइंग की तरीके से राइट्स और ड्यूटीज़ जिन्हें कि प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि पर्सन कौन है? जो अधिकार रखता हो, जो कर्तव्यों को धारण करता हो, और यानी कि जिस पर वाद लाया जा सकता है और जो कि वाद कर सकता हो, तो वो पर्सन कहलाता है। अब चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे लीगल पर्सन हो, यानी कि जूरिस्टिक पर्सन। जब हम जूरिस्टिक पर्सन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एग्जांपल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्टिक पर्सन है वो कॉरपोरेशन है। और यदि हम सारे ही लॉ सिस्टम जो कि मैच्योर हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो पूरी तरीके से डेवलप है। साल्मन के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन एक ग्रुप होता है या लोगों की एक सीरीज़ होती है जिसको कि लीगल फिक्शन से कहीं ना कहीं एक पर्सन माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जो कि एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो राइट रखता है, उसकी ड्यूटी होती हैं, और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। और उसको ये सारी पावर कहाँ से मिली होती है? इसको सारी ये कैपेसिटी लॉ की तरफ से मिलती है। अब देखिए जैसे कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में। देखिए जो अब हम बात कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन, जिसको कि लॉ ने क्या माना, लॉ ने जिसको कि एक जूरिस्टिक पर्सन है, लीगल पर्सन माना, तो अब उसको कैसे माना, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो उन्हीं थ्योरीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए जो मेन थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ के नाम हैं फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, पर्पस थ्योरी, हॉफेल्ड थ्योरी एंड केल्सन थ्योरी। यहाँ पर जो हॉफेल्ड है और जो केल्सन है वो जूरिस्ट के नेम हैं, और इन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए थे तो उन्हीं को ही कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की थ्योरी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब इन थ्योरीज़ को एक एक करके समझा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्शन थ्योरी की। नाम से क्लियर है, फिक्शन, जिसका कि हिंदी में मीनिंग है परिकल्पना का सिद्धांत, परिकल्पना का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो मेन सपोर्टर हैं वो सेविनी, साल्मेंट, कोक, ब्लैकस्टोन, हॉलैंड, केल्सन, ये सारे इस थ्योरी के सपोर्टर हैं। इस थ्योरी का देखिए मेनली मानना ये आ जाता है कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो जो लीगल पर्सन है, जूरिस्टिक पर्सन जो बनी है, केवल एक फिक्शन के बेस पर बनी है, यानी कि एक कल्पना के आधार पर बनी है। और इसका जो मेन जो पर्पस होता है वो जो सामूहिक रूप से जितने भी लोग जो इकट्ठे हुए हैं तो उनके संगठन में यूनिटी लाना होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि जिन मेंबर से ये कॉरपोरेशन बना होता है तो यहाँ पर उन मेंबर से जो कॉरपोरेशन बनी है उसके अधिकार अलग होते हैं। यानी कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है वो अपने एक अलग राइट रखती है, मेंबर्स जो होते हैं वो अलग राइट रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस थ्योरी में देखिए यही बताई गई है कि ये थ्योरी मेनली बनी किस पर है? ये थ्योरी फिक्शन के बेस पर बनी है। और सेविग्नी ने क्या कहा है? सेविनी रिगार्डेड कॉरपोरेशन एज एन
एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कि ये पूरी तरीके से विधि के द्वारा बनाया गया क्रिएशन है और जो कि कल्पना के आधार पर बनाया गया है, यानी कि इसमें वास्तविकता की बात नहीं की गई है, ये थोड़ी वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी जिसको कि हिंदी में कहा जाता है यथार्थवादी सिद्धांत। रियलिस्ट मीन्स बेस्ड अपॉन द रियलिटी। इस थ्योरी को ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि एवरी कलेक्टिव ग्रुप हैज़ अ रियल माइंड। जो कलेक्टिव ग्रुप हैं उनका एक रियल माइंड होता है, उनकी एक रियल विल, एक रियल इच्छा होती है, उनके पास कार्यों को करने के लिए रियल शक्ति होती है। और जो कॉरपोरेट है वो कहीं ना कहीं, जो हम कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं रियल पर्सन से जब मिल कर के बना है तो कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेशन भी रियल ही होता है। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि कॉरपोरेशन इज़ अ रियल पर्सन, और ये बिल्कुल इसकी जो संरचना है वो यथार्थ तरीके से की गई है, कल्पना के आधार पर नहीं की गई है। जैसे इसके सदस्य वास्तविक रूप रखते हैं, तो जब उन्हीं सदस्यों से मिलकर के जब ये बना है, जब यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जब बनी है, तो वो पूरी तरीके से रियल ही होती है। इस थ्योरी के मेन सपोर्टर हैं गियरके, मैटलैंड, पॉलक और डाइसी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं ब्रैकेट थ्योरी की। हम सभी ने ब्रैकेट के बारे में, हम सभी ने मैथ में, या हम अक्सर जब भी हम अपने काम को यूज़ करते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखिए ब्रैकेट क्या है, एक सिंबल है, तो इस थ्योरी को सिंबलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी को मेनली इयरिंग ने दिया था। यहाँ पर देखिए कहा गया कि ज्यूरिस्टिक जो पर्सनैलिटी है वो केवल एक सिंबल होती है जो कि कुछ कॉरपोरेट बॉडीज़ के फंक्शंस को बताने के लिए एक सिंबल की तरीके से प्रयोग में आती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि बहुत सारे मान लिया स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उन स्टूडेंट्स के आपको नाम लूं कि राम, सीता, सुरेश, मोहन, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दें और इन्हें यानी कि हम एक जगह पर बिठा दें, पूरी हमने एक इनकी ग्रुपिंग कर दी, इन्हें एक हमने किसी रूम में बिठा दिया, तो अब एक तरीके से क्या हो जाता है, ये क्लास के स्टूडेंट एक क्लासरूम बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये कहा गया कि जो मेन जो पर्पज़ होते हैं वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके जो मेन जो पर्सन होते हैं वो तो इसके मेंबर ही होते हैं, लेकिन उन मेंबर्स को जब हम जो भी मेंबर सर्टेन पर्पज़ के लिए एक साथ इकट्ठे हैं, तो जो भी उनका जो भी काम है, तो उन सब की पूरी ग्रुपिंग को इंडिकेट करने के लिए एक ब्रैकेट जब उनके चारों तरफ उनके आसपास लगा दिया जाता है, तो वो जो ब्रैकेट है वही एक तरीके से कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, जिससे कि वो सारे मेंबर्स अब अलग अलग ना हो करके एक सिंगल यूनिट को शो करते हैं। तो एक तरीके से ब्रैकेट थ्योरी क्या कहती है कि जो कॉरपोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो मेनली रियल सेंस में देखा जाए तो वो पर्सन होते हैं, और जब उनके आसपास जो एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है वो इसलिए लगा दिया जाता है जिससे कि वो एक सिंगल यूनिट बन सकें और पूरा एक कॉरपोरेशन का रूप ले सकें। इसके बाद में हम देखिए नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, कंसेशन थ्योरी, और जिसका कि हिंदी में नाम है रियायत का सिद्धांत। रियायत यानी कि कंसेशन। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अरे इस चीज़ में हमें कंसेशन दे दी, स्टेट ने यहाँ पर हमें छूट दे दी, तो यहाँ पर कंसेशन थ्योरी इसी से ही रिलेटेड है। देखिए बेसिकली लिंक्ड विद द फिलॉसफी ऑफ सॉवरेन स्टेट, यानी कि कहीं ना कहीं ये संप्रभु राज्यों की फिलॉसफी से संबंधित है। यानी कि जब राज्य संप्रभु होगा तो राज्य में वो बहुत तरह के नियम बनाएगा और बहुत सारी चीज़ों पर कुछ रियायत, कुछ छूट भी प्रदान करेगा बहुत सारे कामों के लिए। तो उन्हीं से ही कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट निकल करके आता है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो कॉरपोरेशन है एक लीगल पर्सन है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और क्यों है? क्योंकि इसको स्टेट या लॉ का इसको रिकॉग्निशन, इसको स्टेट की तरफ से मान्यता मिलती है। और ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है? एक कंसेशन है जो कि स्टेट को, कॉरपोरेशन को जो है कंसेशन जो कॉरपोरेशन को दिया गया है, तो वो कंसेशन की वजह से
जब किसी कॉरपोरेशन को एक पर्सनैलिटी का दर्जा दिया जाता है तो वो एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी जो बनती है, तो ये मेनली किसके थ्रू है, ये कंसेशन थ्योरी के थ्रू ही आता है। और देखिए ये बहुत ज़्यादा फिक्शन थ्योरी से रिजेंबल करती है, क्योंकि यहाँ पर यही इस थ्योरी में भी कहा गया है कि फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ लॉ, यदि जब तक लॉ क्रिएट ना करे तब तक कोई जुरिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल पर्सन थोड़ी ना है। तो जो जुरिस्टिक पर्सनैलिटी है वो उसकी कब अहमियत होगी, उसका एग्जिस्टेंस कब होगा, जब उसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब स्टेट या लॉ कंसेशन देता है, छूट देता है, तभी ही जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का दर्जा पाती है। और इसके जो मेन सपोर्टर हैं वो सेविनी, सालमंड और डाइसी हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करें पर्पस थ्योरी, जिसको कि प्रयोजन सिद्धांत कहा जाता है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी में कहा गया है कि कॉरपोरेशन आर ट्रीटेड एज पर्सन फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि जो कॉरपोरेशन को जो लॉ के थ्रू जो पर्सन माना गया है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस की वजह से माना गया है, कुछ निश्चित प्रयोजनों की वजह से माना गया है। यदि ये निश्चित प्रयोजन नहीं होते तो कभी भी कॉरपोरेशन को या जो भी हम बात करें नेचुरल पर्सन के अलावा जिस भी अदर चीज़ों को, जिन भी अदर एंटिटीज़ को जिनको कि जुरिस्टिक पर्सनैलिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो यदि स्पेसिफिक पर्पस नहीं होते तो कभी भी उनको जुरिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक सिंपल सी बात आती है कि जो राइट और ड्यूटीज़ होते हैं वो केवल लिविंग ह्यूमन बींग्स को ही मिले होते हैं, और इसके अलावा यदि कुछ और भी आता है तो उनको इस कैटेगरी के जो भी बाहर होगा उन्हें राइट एंड ड्यूटीज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात आ गई, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन पर्पस के लिए इनको राइट एंड ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और कॉरपोरेशन को पर्पस की वजह से ही कॉरपोरेट पर्सनैलिटी माना जाता है। और इस पर्पस थ्योरी के जो मेन सपोर्टर हैं वो ब्रिंज और बार्कर हैं। मेन थ्योरी तो यहीं तक थी, लेकिन इसके बाद में दो थ्योरीज़ और हमें अक्सर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि हम हॉफेल्ड के ओपिनियन की बात करते हैं और केल्सन के ओपिनियन की बात करते हैं। देखिए जो हॉफेल्ड की जो थ्योरी है वो सिम्बॉलिस्ट या ब्रैकेट थ्योरी के काफ़ी क्लोज है। हॉफेल्ड ने एक डिस्टिंक्शन किया है। उनका कहना ये था कि ह्यूमन बीइंग अलग होते हैं और जुरिस्टिक पर्सन अलग होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग ही राइट रखते हैं, उन्हीं की ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हीं के पास पावर होती हैं, उन्हीं की लायबिलिटीज़ होती हैं नेचुरल तरीके से। लेकिन जो जुरिस्टिक पर्सन्स हैं वो जो एक प्रक्रियात्मक जो विधि के जो प्रक्रियात्मक नियम होते हैं उनके द्वारा जुरिस्टिक पर्सन की रचना की जाती है। यदि विधि के जो भी नियम हैं उनके द्वारा रचना ना की जाए तो जुरिस्टिक पर्सनैलिटी यानी कि कॉर्पोरेट जो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन हॉफेल्ड के विचारों से बिल्कुल अलग केल्सन के विचार आते हैं, और केल्सन का कहना ये था कि दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंड दैट ऑफ आर इंडिविजुअल्स, यानी कि उनका कहना ये था कि जो नेचुरल पर्सन है और जो जुरिस्टिक पर्सन है उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी जो यहाँ पर यदि डिस्टिंक्शन किया जाएगा तो वो इररिलेवेंट है, क्योंकि लीगल पर्सनैलिटी जो भी होगी वो लॉ का मैटर है। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ठीक है नेचुरल पर्सन तो राइट एंड ड्यूटीज़ को होल्ड करते ही करते हैं, लेकिन जब विधि के द्वारा मैटर ऑफ लॉ के द्वारा जब जुरिस्टिक पर्सनैलिटी को भी राइट एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर दी गई, यानी कि लॉ में जब उनको भी व्यक्ति मान लिया गया, तो फिर किस तरह का डिफरेंस करना। क्योंकि जब देखिए हम जहाँ पर भी बात करते हैं तो मेनली लॉ की बात करते हैं, और जिस तरीके से जो नेचुरल पर्सन है उनको राइट एंड ड्यूटीज़ जब मिले हुए हैं, तो लॉ ने चाहे किसी भी वजह से किसी भी पर्पस से जब जुरिस्टिक पर्सनैलिटी को भी राइट एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर दिए, तो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस करना गलत है।
तो यहाँ पर ये व्यूज़ थे केल्सन के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो देखिए ये आती है कि कई सारी थ्योरीज़ हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जुरिस्टिक पर्सन है, और कॉरपोरेशन के राइट भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती है, लायबिलिटी भी होती है, वो प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, और साथ ही साथ उसके पास में पावर भी होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोई नया टॉपिक, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।